डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर गोपाल शर्मा जी और साथ ही साथ हमारे इस महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह जी, कन्वीनर चंद्र प्रकाश शुक्ला जी और इसके अलावा पीजी कोर्स के डॉक्टर संजीव कुमार जी, हमारे मित्र मृत्युंजय राय जी, हमारे प्रिय विद्यार्थी संजीत शर्मा, हमारे विद्यार्थी सरोज कुमार, हमारे बड़े भाई समाजशास्त्र के आलोक कुमार कश्यप सर, साथ ही साथ यहाँ पर महाराज बलवंत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय गंगापुर के समस्त अध्यापकगण, विद्यार्थीगण और समस्त माताएं बहनें और मेरे साथ आए PS4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय छेदीलाल निराला जी, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ खास करके महाविद्यालय को कि ऐसे विषय पर आपने जो है 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित करवाया। लोकतंत्र की पहली नींव जनता के द्वारा ही भरी जाती है। आप संविधान की प्रस्तावना से वाकिफ होंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आपने पढ़ा होगा कि ये संविधान का जो निर्माण करता है एक्चुअल प्रतिनिधि थे, उनको ये पावर दिया था कि वह संविधान बना सके और संविधान को बड़े ही हमारे जो लोग हैं, हमारे पुराने जो नेता लोग हैं, संविधान सभा के जो लोग हैं, उन्होंने संविधान को बड़े ही मनन और चिंतन के साथ बनाया। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं आज नमन करता हूँ कि हमारे इस प्रतिभा संपन्न संविधान के वो नींव के एक मजबूत स्टोन हैं जिन्होंने ऐसे समृद्ध संविधान को जन्म दिया। चूँकि लोकतंत्र का निर्माण जनता ही के द्वारा ही निर्मित होता है और लोकतंत्र विषय जो है एक छोटा विषय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। आप इसको छोटे छोटे कानून की अवधारणा से मैं नहीं पिरो सकते। एक्चुअल में हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमने अंग्रेजों से आज़ादी लेने के बाद हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हम अंधकार की ओर जा रहे हैं, क्या हम उजाले की ओर जा रहे हैं? भारत में चुनावी लोकतंत्र के 100 वर्ष, मुद्दे, समस्या, चुनौतियाँ, ये टॉपिक रखा गया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अभी 100 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। अभी केवल हमारे बीच में जो समय गुजरा है, यदि 1951 से हम इसको यदि जोड़ लें तो अभी केवल 74 वर्ष हुए हैं, 75 वर्ष होने वाला है। ठीक कर रही है, चाहे हमारी न्यायपालिका हो, चाहे हमारे द्वारा चुने हुए जो सांसद हैं, जो सरकार की भूमिका निभाते हैं और जो बाद में विधायिका की भूमिका निभाते हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है। परंतु जहाँ पर हमारे यहाँ संख्या 150 करोड़ से ऊपर हो गई हो, ऐसी अवस्था में क्या जो तमाम चिंतन की आवश्यकता है वो हमको करनी चाहिए? तो हाँ, वास्तव में हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। चुनावी जो दौर है उसमें क्या क्या कमियां हो सकती है और क्या क्या चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं जो समय समय पर आती हैं, खास करके धन का दुरुपयोग। एक निश्चित राशि जो है प्रत्येक प्रतिनिधि को खर्च करना चाहिए, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्च करता है, अरबों खरबों का न्यारा व्यारा होता है। शायद आपको ये बात पता होनी चाहिए। और ये किसका धन है? ये सब हमारा धन है ना। बाहुबल, धन बल के आधार पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, जबरन चुनाव जीते जा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। तो ये धन ज़्यादा ना खर्च हो, इस पर रोक के लिए कानून में प्रावधान की आवश्यकता है सही तरीके से। इसके अलावा मतदाता का आप देख रहे होंगे जो त्रुटि हो रही है, जब चुनाव जीतना रहता है किसी पार्टी को और अभी वर्तमान में सत्ता में रही हो,
तो फिर वो मतदाता सूची में लोगों के नाम ही नहीं जोड़ती, या जिनके जोड़ती है जो उनके वोटर हैं, तो बहुत सारे लोगों के मतदाता सूची से तो नाम गायब हो जाते हैं या उनको चुनावी वोट डालने से रोका जाता है। तो इसको, इस त्रुटि को रोकने की जवाबदारी चुनाव आयोग की है। तो चुनाव आयोग इस पर क्या काम कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे लोगों को ऐसे विषय पर भी काम करें। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो उम्मीदवार हैं, हमारे भारत देश तो बड़ा विचित्रता से और विडंबनाओं से भरा हुआ देश है। आपने एक दक्षिण भारत का राजनेता देखा होगा जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे यहाँ, उनका भतीजा है, बहुत सारे बलात्कार वगैरह किया महिलाओं के साथ, उसका वीडियो तक वायरल हुआ, उसको आप संसद भेज देते हो। बड़े बड़े जो बाहुबली है, जो 5-5, 10-10 हत्याएँ करके बैठे हैं, उनको आप संसद भेज देते हो, विधानसभा भेज देते हो, तो कैसे ये लोकतंत्र की जो नींव है वो मजबूत बनी रहेगी? कैसे आपको जो है विकसित भारत की ओर ले जाया जाएगा? ये बहुत चिंता का विषय है। तो आपराधिक जो पृष्ठभूमि वाले जो लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। और इसलिए जो है चुनाव आयोग और साथ में हमारी जो भारत सरकार है, हमारी जो विधायिका है और साथ ही साथ हमारी जो न्यायपालिका है, उनको कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। या तो कानून में तब्दीली लाके या किसी न्यायिक निर्णयों के माध्यम से ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए जिनके खिलाफ 1, 2, 3, 4, 5 या कोई संज्ञेय प्रवृत्ति का जो अपराध है, यदि वह रजिस्टर्ड है, तो ऐसे लोगों को चुनाव से बर्खास्त किया जाए, उनके फार्म को निरस्त किया जाए। ये होना ही चाहिए, है ना। हम लोग देखते हैं लोग जेल में बैठे हैं, कारावास काट रहे हैं और वहाँ जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जा रहे हैं। गजब, ये कौन सी राजनीति हुई, है ना। ये देश में भी इसी टाइप से चलता रहा तो हमारा लोकतंत्र जो है उतना प्रभावी नहीं रहेगा, है ना। आप अपराधियों को चुनाव जीता दे रहे हो, है ना। जो जितने ज़्यादा बलात्कार करता है या किसी का हत्या उपकरण करता है, आप उसको जो है सिर आंखों पर ढाल लेते, तो कैसी जनता हो भाई? ये भी प्रश्न है। तो जनता को अपनी जवाबदेही भी समझना है और कानून में कहीं ना कहीं संशोधन की आवश्यकता है। आप देखते होंगे भ्रष्टाचार और प्रेस की स्वतंत्रता की पर भी बात है। आप प्रेस के संदर्भ में देखते हैं, हमारा चौथा स्तंभ है। ये कैसा चौथा स्तंभ है? जब चुनावी बारी आती है तो हमारे यहाँ का अधिकांश चैनल जो है पर्टिकुलर पार्टी पर चर्चा करने लगता है। अरे भाई फेयर रहिए ना, आप प्रेस होकर फेयर नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, है ना। अच्छे लोगों को सामने लाना तो आपकी जवाबदारी बनती है, शासन प्रशासन से प्रश्न करना आपकी जवाबदारी बनती है। आप सवाल तो करिए सही से। जनता के जो लीगल प्रश्न हैं या जो उसके प्रमुख समस्याएं हैं, उसको जो उठाने की जवाबदारी बनती है वो प्रेस की बनती है। सही खबर दिखाने की जवाबदारी प्रेस की बनती है, परंतु आप सही खबर नहीं दिखाएंगे, आप जो है गफलत में डालेंगे, आप आपस में भाईचारे बिगाड़ने वाले जहर वाले समाचार देंगे, आप हिंदू मुसलमान करेंगे, पाकिस्तान करेंगे, है ना। आप धार्मिक सौहार्दता बिगाड़ेंगे, अब महिलाओं की जो इज्जत लूटी जाती है तो उन पर सवाल लोगों से नहीं पूछेंगे, है ना। आप महिलाओं की इज्जत को तार करेंगे, वहाँ बैठ के स्टूडियो में बड़ा जो है एजेंडा चलाएंगे। Landing in 2025, 75th years. But basically, when we calculated from 1990, actually my paper inside is also there. When we are seeing the 1919 elections, where the separate electoral thinking is coming at the time of the British colonial period, for the Muslim giving the separate for the Muslim community, they are giving the separate electoral reform. Only for the Muslim, they can elect only Muslims, and even that for the Muslim they can elect only Muslims, and limiting power. Limiting power means they when they are electing after the elections, they have some limitations to. They cannot ask. They can suggest, but they cannot vote in the during the budgetary session of the provinces and councils
व्हाट इज दैट उस समय जो प्रोविंसियल्स और काउंसिल्स होते थे, उस समय जब बजट पे जो सेशंस होते थे, उसमें जो मुस्लिम्स या जो भी लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म सेपरेट इलेक्टोरल रिफॉर्म के थ्रू जो लोग जुड़ते थे, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सजेशन देने और आस्क करने का क्षमता था। ये नहीं था कि उस पर वोट करें या अपने सजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आज हमारे संसद में पावर दिए गए अपोजिशंस को भी वो पावर नहीं थे उनके। फिर 1999 का जो इलेक्टोरल रिफॉर्म आया, उसी इलेक्टोरल रिफॉर्म को जो मुस्लिम के लिए सेपरेट जो कम्युनल बनाया गया था, उसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया। The expanding like that, the Muslims it's expanding for the Christian and expanding for the Sikhs and Anglo-Indians, and the Britishers also are included there. And after that, this type of ideology initially for the elections, when we are coming the democracy period, when we are starting the democracy, that time this type of ideology was given bifurcating the peoples on the behalf of communals, on the behalf of religion, on the behalf of, in 1935 when we are also discuss the when we see the Constitutional Assembly debate, that time the assembly is also talking about give the voting right to the only the elite class. Elite class means those having a power of the property, ownership having the property, उनके पास ज़्यादा संपत्ति हो, उनके पास टैक्स जो पे करते हैं उनको, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिनके पास है उनको राइट दे, उनको सिर्फ वोटिंग राइट दिया गया। बट इन द लास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक इंसाइट था, उन्होंने बोला कि हम ऐसे नहीं दे सकते, जो इलाइट क्लास है वो तो इलाइट रहेगा ना, हमको आज हम जा रहे हैं डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमारा जो देश है, देश में सबको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। जैसे सर ने लास्ट में कोट किया था, वन नेशन वन इलेक्शन वी नॉट नीडेड नाउ, वी नीड वन नेशन वन एजुकेशन। सो सेम टाइम, तो जैसे उस टाइम अगर हमें ये दिया जाता कि बस सेपरेट किसी ही कम्युनिटी या किसी बिहार टैक्सेस के बिहार पे या एडमिशंस के बिहार पे, तो जो लोग पिछड़े हैं उनको कहाँ से हक मिलता इस डेमोक्रेसी में, इस अपना रिप्रेजेंटेशन करने का। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इंसाइट थी कि उन्होंने एक एज लिमिट सेट किया, दैट वाज द 21। जो भी 21 साल से ऊपर है वो पार्टिसिपेट करेंगे डेमोक्रेसी में। आफ्टर दैट one amendment was happened in the Indian Constitution in 1988, 61st Constitutional Amendment, and that age was reduced. Now its age is 80. Another thing is there, in 1935 when the election was happened, that time only 35 million populations were presented and only the 10% people are participating in that election. Now we are participating 67%, 68%. And that percentage is कुमार जी, डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी, प्रदीप कुमार जी, सामने बैठे हुए मेरे कोलीग डॉक्टर गोपाल शर्मा जी, इस सेमिनार के कन्वीनर संजीत कुमार जी, शुक्ला जी एंड शिवशंकर सरोज जी, इस कॉलेज के डायनेमिक प्रिंसिपल डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह जी, मेरे मित्र शायद यहाँ दिख नहीं रहे हैं डॉक्टर आलोक कश्यप जी, अन्य विभागों से आए हुए शिक्षकगण तथा उपस्थित छात्र एवं छात्राओं, मैं पहले इस लोकतंत्र के डिमेरिट्स की चर्चा करूं, इसके नेगेटिव पक्ष की चर्चा करूं। ईश्वर ने हमें आंखें दी हैं, हमें कान दिए हैं, तो सबसे पहले अच्छी आंखें दी हैं, तो ईश्वर से हमें उस आंख से अच्छी चीज़ों को देखने का प्रयास करना चाहिए। और द ब्यूटी ऑफ दिस डेमोक्रेसी इज दैट वी आर सिटिंग टुगेदर, कि इस लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबी है कि हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं इस सेमिनार में, और इस भारतीय लोकतंत्र की सबसे विश्व के सबसे बड़े, न केवल सबसे बड़े लोकतंत्र की बल्कि सबसे अच्छे लोकतंत्र और प्रभावी लोकतंत्र की ये बखूबी है कि हम सभी विभिन्न जाति धर्मों के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए प्रतिभागीगण एक साथ बैठकर आज भारतीय लोकतंत्र के पिछले 100 वर्षों की उपलब्धियों और इसमें क्या सुझाव हो सकते हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं। कहने के लिए हम सबसे बाद में इसके नकारात्मक पक्ष को देखें। भारतीय लोकतंत्र की जो शुरुआत है, भारतीय लोकतंत्र की जो शक्ति है वह जनता में निहित है, इस बात की गारंटी हमारा संविधान देता है। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआती लैंग्वेज ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया
पावर लाइज इन पीपल ऑफ इंडिया। जो शक्ति है, संविधान ने जो शक्ति दे रखा है शासन सत्ता की, वह जनता में निहित है। हम गवर्नमेंट को डिसाइड करते हैं, हम सरकार को बनाते हैं। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ हम पहले उसको बाद में बताएं कि यह शिक्षा है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सामाजिक असमानताएं व्याप्त हैं भारत में। लेकिन विगत 75 ईयर्स में, 75 वर्षों में भारतीय संविधान ने हमें क्या दिया है, इस पर हमें ज़्यादा चिंता करना है। हमने भारतीय संविधान को क्या दिया है, यह भी चिंता का विषय है। भारतीय संविधान ने हमको जो दिया है वह आज उसकी बदौलत हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सेमिनार पर चर्चा कर रहे हैं। हमने भारतीय संविधान को क्या दिया है और आने वाले समय में हम क्या दे पाएंगे, यह भी हम नागरिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा एक प्रथम कर्तव्य है कि संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है। हम यहाँ पर बैठकर लोकतंत्र की बखूबियों की चर्चा कर रहे हैं। हमने संविधान को क्या दिया है और संविधान को हम क्या दे रहे हैं, क्या देंगे आने वाले वर्षों में, हमको इस पर भी चर्चा करनी है। भारतीय मतदाता इस देश में ऐसी भी सत्ता शासन को बेदखल किया है जिसको कभी ये कहा जाता था कि भारत इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। इंदिरा गांधी और भारत को भारत का पर्यायवाची माना जाने लगा और एक स्लोगन दिया जाने लगा कि भारत इंडिया इज भारत, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। उस स्लोगन को भी, इस मिथ को, इस मिथक को भी हमारे जागरूक मतदाता, यद्यपि साक्षरता दर 1977 में बहुत कम रही होगी स्वाभाविक आज की तुलना में, लेकिन बावजूद उस मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहिए जिन मतदाताओं ने ये दिखा दिया कि भारत में किसी भी प्रकार से डिक्टेटरशिप, तानाशाही नहीं चलेगी। और 1975 में लगाए गए राष्ट्रीय आपात को भारतीय जनता ने ऐसे तानाशाह को सत्ता से बेदखल कर दिया। तो हमें एक नागरिक होने के नाते, मतदाता होने के नाते, हमें नहीं सोचना है कि हमारा लोकतंत्र बहुत कमज़ोर हो रहा है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारतीय नागरिक और हमें जो प्राप्त अधिकार हैं, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, हम किसी भी ऐसी शासन सत्ता को शासन से बेदखल कर देंगे जो शासन संविधान की रक्षा करने में विफल रहेगी। हमें इस बात की चिंता करनी है कि हम भारतीय नागरिक होने के नाते हम संविधान के अंतर्गत प्रस्तावों पर चर्चा करें। संविधान के अंतर्गत आज पिछले 75 वर्षों में जो एक संशोधन होना चाहिए था भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, वह नहीं हो पाया। जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव की योग्यता का निर्धारण करना है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के द्वारा किए गए मतदान को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जो राज्य हैं, राज्य की विधानसभाओं में विधायकों का जो भविष्य होगा वो कैसा होगा। दूसरी बात, हम भ्रष्टाचार को, जो मनी एंड मसल्स पावर का यूज किया गया 1900, सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है वर्ष 1980 में, कि वर्ष 1980 के चुनाव में मैं बाद में राजनीति में ही आना शुरू कर दिया कि जब मेरे प्रयास से ये चुनाव जीत जाते हैं तो क्यों न मैं ही चुनाव लड़ जाऊं। इसके लिए सरकारी स्तर पर चुनाव समितियां बनी, बोहरा समिति बनी, जिसको कि राजनीति का अपराधीकरण न हो, राजनीति में अपराधियों का प्रवेश वर्जित किया जाए। इससे संबंधित आयोग, समितियां, सिफारिश, बहुत कुछ हुआ। परंतु फिर भी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद भी कि ग्राम प्रधान से लेकर के सांसद निर्वाचन तक प्रत्येक प्रतिनिधि को जो निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित होने जा रहा है, सबसे पहला वह अपने आर्थिक पृष्ठभूमि के विषय में डिक्लेरेशन देगा कि वह उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके विरुद्ध किसी आपराधिक मुकदमे में वो वांछित है या नहीं है। 3 प्रकार की सूचनाएं यदि दी जाएंगी और गलत साक्ष्य दिया जाएगा तो उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी। ये बाध्यता जब उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात निर्वाचन आयोग ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम आल्सो ग्रेटफुल टू प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज और इस कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं, इस सेमिनार के कन्वीनर हैं। मैं सभी अपने इस सेमिनार में आए हुए वरिष्ठ जनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
कार्य करना चाहिए, और वो ये है कि आप हमको कुछ दे रहे हैं तो लेने वाला उसका क्या किस रूप में कर रहा है। मेरा पॉइंट से कहने का है, जो मैंने देखा, क्योंकि हम एक सैनिक हैं और 1970 वॉर का अच्छी तरह से हम लोग उसमें भाग ले चुके हैं, जिसमें कि हमारा एक आदमी मारा भी गया है, मैं बच गया हूँ। लेकिन जब वहाँ से यहाँ आया सिविल में, क्योंकि सिविल मिलिट्री 2 टाइप से नामकरण हो रहा है, तो सिविल में जब मैं आया तो देखा कि क्या हो रहा है। तो हम लोग का तो दिमाग बड़ा ही वाला है। आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि संविधान के बारे में और कुछ लगा तो चुनाव के बारे में भी बातचीत करना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट ये कहना है, प्यारे बच्चों ध्यान दें कि संविधान का संशोधन हो चुका है। कितना 100 से ज़्यादा, 105 था अभी, और जैसा कि पहले वक्ता बोल रहे, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया इस पर खुल के विचार करें। देश हित सर्वोपरि क्या नारा ही रह गया है कि देश हित के लिए कुछ हमको जरूरत पड़ेगा और किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग ये करेंगे आगे। राजनीति के बाद मैं कह रहा हूँ कि लोग जो है कि नहीं अपराधीकरण और कुछ चर्चाएं हुई, आप कर रहे हो, ये होगा। राजनीति तो ऐसा है कि जिसके अंदर में बल की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसका बल का सदुपयोग होना चाहिए। यदि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बोल दिया गया है तो उस चीज़ के ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारा भी लिमिट है, हर चीज़ के लिए लिमिट होना चाहिए। मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूँ, और मेरा ये कहना है कि कृपया संविधान की समीक्षा हो, और इसके लिए मैं अभियान चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि समर्थन मिले। क्या 100 से अधिक हो चुका है? तो आप जो श्रोतागण है और मेरे प्यारे बच्चे हैं, समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यदि होनी चाहिए तो हाथ उठा दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। समीक्षा होगी, और इसके लिए जो कुछ भी मेरे को करना पड़ेगा, जो सैनिक होने करने के तैयार हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा सर। धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद। छोटे अनुज मंच पे उपस्थित हमारे अनुज डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, हमारे बड़े भाई केसरी नंदन शर्मा जी, डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी, डॉक्टर मुकेश मालवीय जी, और हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं आपका वक्तव्य आपके समक्ष रखते जा रहा हूँ। यह जो विषय हम लोगों के समक्ष जो रखा गया है सेमिनार के माध्यम से, कि जो हमारी जो मतदान प्रणाली है, हमारा जो सिस्टम है सरकार बनाने का, सरकार चयन करने का, वो किस प्रारूप में है, हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या सुधार की ज़रूरत है, क्या जो वर्तमान सिस्टम है हमारे लिए उपयोगी है। इन सारी समस्याओं को समेटे हुए यह सेमिनार आयोजित किया गया है आयोजक मंडल के द्वारा। देखिए, आप सबका उद्बोधन रहा, अलग अलग विषय वस्तु पे आप लोगों ने उद्बोधन सुना, चाहे वो नोटा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हो, चाहे संविधान के अंतर्गत मतदान की जो प्रक्रिया है, इन सब पे हम लोगों ने अपने विद्वान वक्ताओं का उद्बोधन सुना।
शासन के कई प्रकार राजतंत्र है, सामंतशाही व्यवस्था है, लोकतंत्र है। उत्कृष्ट जो शासन की जो प्रक्रिया है आधुनिक दौर में, वो लोकतंत्र को ही माना जाता है। के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे इस पे सरकार बन रही है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति ट्रांसपेरेंट रूप से कह नहीं सकता तो जो उसने पिछले जो मतदान किए हैं इससे प्रेरित नहीं थे, सभी ने किया है। स्वस्थ गवर्नमेंट का निर्माण नहीं हो सकता, पारदर्शी कल्याणकारी सरकार की स्थापना नहीं हो सकती, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे जाति का है, हम ऐसा मूवमेंट चलाएं, हम ऐसा कन्वेंशन करें कि हमारी जाति का प्रतिनिधि चयनित हो जाए। गलत है। अच्छा प्रतिनिधि चुनना है, बढ़िया प्रतिनिधि चुनना है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। कोई भी हो, हमारा अपना नागरिक है, हमारे भारत का नागरिक है, हमारा अपना भाई है, हमारी अपनी बहन। उनको चाहिए कि संविधान की जो शपथ लिए हैं, हम लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन इन आधारों पर उत्पन्न न कराएं। चुनाव आयोग जब ट्रांसपेरेंट काम करे तो ऐसी कुछ समस्या ही ना है। बहुत बड़ी भूमिका है चुनाव आयोग की। टीएन सेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस व्यक्ति के सिवाय आप किसी चुनाव आयोग का जो चेयरपर्सन है, जो अध्यक्ष है, उसका कोई एक काम बता दीजिए जो आपको याद हो। नहीं, टीएन सेशन के अलावा किसी भी चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष है कोई क्रांतिकारी कार्य नहीं। चुनाव आयोग को अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना पड़ेगा। वह अपनी भूमिका तय कर ले तो मतदान प्रणाली जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे कब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय भारत माता की जय। और मेमोंटो देकर के उनका स्वागत करें। खुदासन से प्रोफेसर प्रवीण मिश्रा सर के महाराज के सामने दीप प्रज्वलन कर आज के सत्र के औपचारिक रूप से उद्घोषण। अगर कहीं हो उन्हें अगर आवाज सुनाई पड़ रही है तो वो कृपया कार्यक्रम स्थल पर आ जाए।
दीप प्रज्वलन के बाद अतिथि परिचय के लिए मैं अपने विधि विभाग से डॉक्टर संजीत कुमार सर को से अनुरोध करता हूं कि वो आए और हमारे अतिथियों का परिचय करें। आज के इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के समापन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सलीम कुमार गुप्ता सर, फैकल्टी ऑफ लॉ, BHU का मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। कॉलेज से शुरू किया और फिर उसके बाद 97 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो है लॉ फैकल्टी में सर आए, तो एक लंबी सर की टीचिंग जर्नी रही है। और मैं सर के बारे में बता दूं कि सर BHU लॉ फैकल्टी के जो है लीगल एड क्लिनिक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं और सर ने अपने कार्यकाल में लीगल एड को काफ़ी जो है चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। और BHU लॉ फैकल्टी के करंट लॉ फोरम के सर कोऑर्डिनेटर भी रहे और सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में सर का शोध भी प्रकाशित है। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विधिक जगत में जो है सभी लोग इनको जानते हैं। सर इतना ही नहीं, सर बल्कि समाज सेवाओं में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। मैंने देखा सर जो है कई NGO के माध्यम से भी समाज की सेवा हमेशा लगातार सक्रिय रूप से करते हैं। तो सर के विषय में क्या कहूँ, सर हमारे गुरु हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रवीण कुमार मिश्रा सर का भी मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सर अपनी पढ़ाई जो है LLB की पढ़ाई इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय से किया। तत्पश्चात जो है हमें बड़ी खुशी हो रही है कि LLM की पढ़ाई इसी महाविद्यालय से इन्होंने 2001 में किया और ये हमारे यहाँ के एलुमनाई भी है। और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सर जो है क्रिमिनल लॉ और ह्यूमन राइट के एक्सपर्ट हैं। सर के नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में कई जो है शोध जर्नल भी प्रकाशित हैं। तो सर का भी मैं बहुत बहुत जो है स्वागत। धन्यवाद सर। विश्वविद्यालय BHU वाराणसी, प्राचार्य प्रोफेसर सिंह, क्षमा करिए कि मैं नाम से थोड़ा सा, हाँ, प्राचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह, शिक्षक संघ, सभी छात्र, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया है। इस अवसर पे आने का जैसे ही मुझे आमंत्रण मिला, मैंने तुरंत इसको स्वीकार किया। स्वीकार करने की 2 वजहें थी। एक तो यह विषय जिस पे यह राष्ट्रीय संगोष्ठी एक्सप्रेशन का या लोगों को चुनने का, अपने प्रतिनिधि चुनने का ये अधिकार तो हमें है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इन फ्रीडम्स को हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास हम इकोनॉमिक रूप। बड़ी समस्या जो है वो ये है कि हम अपने आर्थिक संसाधन किस तरह से इनका दोहन करें कि इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हम वास्तव में इस्तेमाल करें। आपने ह्यूमन राइट्स की बात की है, तो जितने भी कन्वेंशंस हैं, आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को कैसे एक्सरसाइज करेंगे जब तक कि आप इकोनॉमिक राइट्स को सिक्योर नहीं कर सकते। भाई आज जो एक समस्या आ रही है आपके सामने कि भाई इलेक्टोरल प्रोसेस में मसल पावर, मनी पावर का इस्तेमाल हो रहा है।
मनी पावर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ये जानते हैं कि इस रास्ते से जरूरी है कि आपका कन्विक्शन हुआ। कन्विक्शन कैसे होगा? जब आपका ये जो ट्रायल इतना सालों साल चलता है। हालांकि ये जो नई व्यवस्था आई है, आपराधिक कानून 2023 में जो परिवर्तन हुए, जिसके तहत भारतीय न्याय व्यवस्था। आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय प्रोफेसर प्रवीण कुमार सिंह जी, आप सिक्किम विश्वविद्यालय के बहुत ही प्रतिष्ठित आप प्रोफेसर हैं और इस कॉलेज के आप एलुमनस भी हैं। आदरणीय प्रोफेसर आलोक कुमार कश्यप जी, आदरणीय डॉक्टर संजीत कुमार जी, इस कॉलेज के सभी आदरणीय अध्यापकगण, इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी आदरणीय प्रतिभागीगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को भारतीय नववर्ष और हिंदू नववर्ष वर्ष प्रतिपदा की मैं आपको बधाई देता हूं, आपको मैं शुभकामना देता हूं। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन अपने देश में बहुत सुंदर सुंदर कार्य हुए हैं। प्रभु राम श्री राम का राज्याभिषेक का भी आज दिन है। जब आप इस संगोष्ठी से जाएंगे तो अपना व्हाट्सएप चेक करेंगे तो आपको सारी सूचनाएं आज शाम तक बधाइयों के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगी। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस कॉलेज का। भले ही आप निरक्षर हो, भले ही आप गरीब हो, खाने के लिए पैसा ना हो, ये है 75 सालों में संविधान ने आपको जो दिया, वोटिंग राइट दिया आपको कम से कम। उसके पहले तो वो भी नहीं था। उसके पहले तो जिसके पास पैसा था उसके पास वोटिंग पावर थी। और गंगा जी में भी तो सारा नाला वही जा रहा है, कोई कहाँ रोक पाया? कोई बदबू आ रही है भाई। मैं दिल्ली में भी गया था 2 दिन पहले, देख करके मुझे आंसू आ गया। 1000 मोदी पैदा हो जाएंगे तो यमुना जी को पिछले अगले 20 सालों में नहीं सुधार पाएंगे। हजारों टन पॉलीथीन गंगा यमुना जी के पेट में पड़ी हुई है, हजारों टन पॉलीथीन पड़ी हुई है, कूड़ा पड़ा हुआ है। मोदी जी क्या कर लेंगे? 56 इंच का सीना क्या कर लेगा? और कोई मोदी जी ने उसमें डाला है सब? पिछले 75 सालों में हम ही आपने मिलकर डाला, विभिन्न सरकारों ने। तो आप हम लोग जब बहस करते हैं तो हम लोग कांग्रेस भाजपा करने लगते हैं। हम लोग जो है इंडिविजुअल पर आ जाते हैं, असली मुद्दे पर बात नहीं करते हम लोग। तो हम लोग भी हम लोग कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं। हम लोग को भी उसी में मजा आता है, भाजपा कांग्रेस करने में मजा आता है। असली मुद्दों पर हम लोग बात नहीं करते। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भाई चाहे इलेक्शन कमीशन हो तो इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, अगर उनकी नियुक्ति माननीय प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, अगर तीनों लोग मिलकर के कर लेंगे तो क्या आसमान गिर जाएगा? तीनों लोग मिलकर के कर लें। जो सबसे ईमानदार आदमी हो, जो सबसे कमिटमेंट आदमी हो, जिसका जीवन बिल्कुल निर्दोष हो, जिसके जीवन में कोई भी एक दाग ना हो, उस आदमी को क्या ऐसे लोगों की कमी है इस देश में? ऐसा तो नहीं है कि ये धरती वीरों से खाली है। तो आप अमेंडमेंट करके, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके आपने क्यों बदल दिया? अरे भाजपा जब अभी चली जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी तो फिर अपना आदमी अपॉइंट करेगी, तब भाजपा रोएगी। ये बात भाजपा को भी नहीं समझ में आ रही है।
तो मित्रों मैं ये कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष होना, प्रभावी होना अत्यंत आवश्यक है लोकतंत्र की सफलता के लिए। तो भी किस बेवकूफ को यह नहीं पता है कि उससे 10 गुना पैसा खर्च होता है इलेक्शन में। जो आदमी नहीं पढ़ा लिखा है, जो LLB नहीं किया है, उसको भी पता है, बल्कि LLB जो किया है उससे उसको ज्यादा पता है, अच्छे से पता है कि जो प्रेस्क्राइब लिमिट है आपकी, जो भी हो 5 लाख या 5 करोड़, उससे 10 गुना खर्च होता है, 20 गुना खर्च होता है। पैसा पानी की तरीके से बहता है इलेक्शन में। एक बूथ पर 50-50 हजार रुपए आता है एक बूथ के मैनेजमेंट के लिए। किसको नहीं पता है ये? और उसमें काला धन इस्तेमाल होता है, इलेक्शन में काला धन ही इस्तेमाल होता है। यही कारण तो है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने यहाँ प्रोफेसर बैठे हुए हैं, इतने विद्वान बैठे हुए, इतने हमारे विधि के जागरूक विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ जाते हैं? आप सेमिनार कर रहे हैं तो अगले चुनाव में खड़े हो जाइए, इस सेमिनार का निष्कर्ष निकाल करके खड़े हो जाइए, भाषण दीजिए। आप इलेक्शन आप लिए, और जब बेईमान लोगों से पैसा लेकर के हम चुनाव जीते हैं तो हम आपकी सुनेंगे कि उनकी सुनेंगे? पहले बताइए। जिसका खाएंगे उसका गाएंगे कि आपका हम सुनेंगे? फिर आप सेमिनार करेंगे, फिर आप गंगापुर में सेमिनार करेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, MP MLA मेरा सुनता नहीं है, बेईमानी होती है, भ्रष्टाचार होता है, क्रिमिनल आ गए हैं। अरे आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, SK गुप्ता बहुत संविधान जानते हैं, क्यों नहीं खड़े हो जाते इलेक्शन में? नहीं खड़े होंगे क्यों? क्योंकि हमारा लॉस हमको डिसएडवांटेजियस पोजीशन रखता है। हमको पता है कि हम खड़े होंगे और ईमानदारी से वोट मांगेंगे तो हमारी बिरादरी के लोग भी हमको वोट नहीं देंगे। बहुत ईमानदार हमने लोगों को देखा जो इलेक्शन में खड़े हुए, जमानत जब्त हो गई इनकी। जब तक आप जातिवाद न करें, भाई भारत के अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। भारत के सभी इलेक्शन कानूनों में लिखा हुआ है कि आप जाति के नाम पे अपील नहीं कर सकते। लेकिन ये PDA क्या है भैया? ये PDA क्या है? पिछले जनरल इलेक्शन में सपा ने नारा दिया PDA। इससे बड़ा जातिवाद का नारा क्या हो सकता है? PDA क्या बोलते हैं? क्या नारा है वो? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और कोई नहीं रहता क्या हिंदुस्तान में? केवल पिछड़ा रहता है, दलित रहता है और अल्पसंख्यक रहता है, और कोई नहीं रहता इस देश में। जनरल के लोग नहीं रहते हैं, जिनको तथाकथित आप सवर्ण कह रहे हैं। तो आपने ये जातिवादी नारा क्यों दिया? PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा देने से अगर वो लोग आधा आधा भी दिए तो मेरा काम तो बन गया, क्योंकि 35% तो वोट चाहिए मुझे भाई 35% ही चाहिए मुझे, 60% 100% वोट नहीं चाहिए मुझे। जीतने वाला बड़ा बुद्धिमान है। आप सेमिनार करते रहिए, आप लोकतंत्र की सफलता के लिए आप सेमिनार करते रहिए, लेकिन जो इलेक्शन में खड़ा होने वाला है वो आपसे ज्यादा लॉ जानता है, ये आप समझ लीजिए। ये अमेरिका के एक बहुत बड़े जूरिस्ट ने कहा था कि जो गुंडा बदमाश होता है, अपराधी, वो लॉ को ज्यादा अच्छे से पता है उसको, क्योंकि मुख्तार अंसार को मालूम है, अतीक अहमद को मालूम है, ब्रिजेश सिंह को मालूम है कि भले मेरे खिलाफ 50 FIR हो, मेरा कुछ नहीं होगा। और नहीं, आप बताइए जितने भी माफिया हैं, किसको फाइनल कन्विक्शन से जेल हुई? किसी भी माफिया का नाम बता दीजिए कि फाइनल कन्विक्शन हुआ उसको रेगुलर कोर्ट में। सबके खिलाफ 150 केस चल रहा है। किसको नहीं मालूम है कि माफिया कौन है, मेरे जिले का माफिया कौन है, मेरे प्रदेश का माफिया कौन है, किसके खिलाफ, जिसका नाम लोग जो है गब्बर सिंह का नाम लेकर के लोग अपने बच्चे को डराते हैं, सो जाओ नहीं फलाने आ जाएंगे। किसको नहीं पता है? तो मित्रों मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो है वहां भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, तो आप सेमिनार कॉन्फ्रेंस आप कर भी लें
आप दे भी दें उसको, भाई हम आप तो संसद है नहीं, उसको लागू कौन करेगा? लागू तो नहीं को करना है ना। कि यही कारण है कि बहुत सारे प्रोफेसर बहुत सारी आर्टिकल लिख दिए। ऐसा नहीं है। सेमिनार करने से, इस प्रकार के वर्कशॉप करने से एक चीज़ तो जरूर आती है, वो है जागरूकता। क्या सही है, क्या गलत है, क्या गलत अभी तक हुआ, क्या सही हुआ, उस पर कम से कम एक विचार विमर्श तो होता है। यही पता चल जाता है कि भाई अभी तक हमारा लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया। हमें जो है गांधी जी की ज़रूरत है। हमें जैसा व्यक्ति तो कहीं दिखाई दे रहा है? आपको अन्ना हजारे जैसा कोई एक आदमी आपको जंतर मंतर पर खड़े होकर के दिखाई दे रहा है? कोई आदमी दिखाई दे रहा है? आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये असली समस्या है। ये असली समस्या है कि आज हमारे पास में कोई गांधी नहीं है, हमारे पास में कोई जयप्रकाश नारायण नहीं है, हमारे पास में डॉक्टर अंबेडकर जैसा कोई ऐसा लीडर नहीं है, हमारे पास में राम मनोहर लोहिया जैसा एक सच्चा समाजवादी नहीं है, हमारे पास में राजनारायण जी जैसा संघर्ष करने वाला हमारे गांव गरीब का नेता नहीं है, हमारे पास में। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना करते हुए पूज्य संस्थापक महाराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनके द्वारा स्थापित इस बगिया में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का यह समापन समारोह संपन्न है। आज के इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच विद्यमान प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार गुप्ता सर, जो कि अभी बड़ा ही उनका ओजस्वी, व्यवहारिक, विस्तृत और ज्ञानवर्धक उद्बोधन रहा। उन्होंने भारतीय संविधान में निहित तत्वों, तथ्यों और कानूनों को पढ़ने की बात की, जागरूक होने की बात की और लोकतंत्र में उत्पन्न समस्याएं और चुनौतियों पर भी उन्होंने काफी व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ करके उदाहरण देते हुए प्रस्तुत करने का प्रयास किया। निश्चित ही आपके उद्बोधन से सभागार में उपस्थित हमारे प्रतिभागी लाभान्वित हुए होंगे। सर, आपका बहुत बहुत आभार महाविद्यालय परिवार की तरफ से। विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच सिक्किम यूनिवर्सिटी गंगटोक से उपस्थित प्रोफेसर प्रवीण कुमार मिश्रा सर, उन्होंने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की आवश्यकता, स्थापना और उसमें आने वाली समस्याओं पर बहुत ही प्रभावी ढंग से और ओजस्वीपूर्ण उद्बोधन रहा। सर, आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मंच पे आसीन हम लोगों के मुखिया, महाविद्यालय के विकास पुरुष, यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह सर का आभार हम कैसे करें, क्योंकि यह मार्च के जो महीना है, आज का यह जो कार्यक्रम है हैट्रिक इस अंश में 1-2 मार्च को समाज शास्त्र विभाग द्वारा ICSR स्पॉन्सर्ड 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 26-27 को संस्कृत विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और 29-30 को विधि विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा संपोषित इस तरह के हमारे महाविद्यालय में अकादमिक कार्य हो रहे हैं। सर, एक घटना और मैं याद करना चाहूँगा। जब 2016 में समाज शास्त्र विभाग द्वारा UGC स्पॉन्सर्ड एक सेमिनार हम लोगों ने लाया था, तो हम लोग कार्ड ब्रोशर लेके जब कॉलेज में गए बांटने, तो लोग कहते थे कि गंगापुर में कब से होने लगा सेमिनार। सर, आपने उस मिथक को तोड़ा। सेमिनार होते थे लेकिन उसमें गति, ऊर्जा आपने लाया है सर, और आपके कार्यकाल में यह तीसरा, एक ही महीने में यह तीसरी उपलब्धि है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम सभी प्राध्यापक सर आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका ऐसे ही दिशा निर्देश मिलता रहेगा, प्रेरणा मिलती रहेगी। निश्चित तौर से यह महाविद्यालय इस पूर्वांचल में कीर्तिमान स्थापित करेगा। बहुत बहुत संचालक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार राय अति व्यस्त रहे कार्यक्रम में, पूरे कुशल संचालन किए और किसी भी कार्यक्रम की शोभा संचालन से होती है। आपका बड़ा ही व्यवस्थितपूर्ण संचालन रहा और आपने बड़े सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस संगोष्ठी में लगे संयोजक, समन्वयक, संयोजक चंद्रप्रकाश शुक्ला जी, समन्वयक डॉक्टर शिव कैलाश जी, सह संयोजक डॉक्टर संजीव जी, शिव कुमार जी तथा महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक जो विभिन्न समितियों से जुड़े हुए थे, चाहे वो भोजन समिति हो, चाहे रजिस्ट्रेशन समिति हो, चाहे अनुशासन समिति हो, चाहे प्रमाण पत्र लेखन की समिति हो, सभी में स्वागत समिति, सभी में सभी का कहीं न कहीं विशेष योगदान रहा। इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। महाविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का भी विशेष आभार और उससे ज्यादा आभार विधि विभाग के सभी छात्र छात्राओं का, जो कि यह कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना विशेष समय दिए और इस कार्यक्रम को ऊंचाई पर ले गए। मीडिया से जुड़े हुए सभी पत्रकार बंधुओं का भी विशेष आभार, जो कि दोनों दिन का कवरेज पत्र पत्रिकाओं में उनके द्वारा दिया गया। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जो भी प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किए, उनके प्रति महाविद्यालय परिवार की तरफ से विशेष आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बहुत गलत है, फोटो ना लिया यार, तुम हमें मांग लिया। सही बताओ कब है? मैं एक फोटो ना लिया, शिव मंदिर के पास। अच्छा
अरे नहीं ठीक है सही है।